द चैनल इट्स मी सिमरन जहानी। तो भाई अब पढ़ते हैं अपना चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ तुम जानोगे कि भाई एक्सरसाइज करके ये डोले शोले कैसे बना सकते हो और कैसे तुम अपने आप को फिजिकली बिल्कुल फिट रख सकते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज करने के तुम्हारे लाइफ में क्या क्या फायदे हैं ये जानोगे आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। उसके बाद आप कुछ भयानक भयानक चोटों के बारे में जानोगे, जो वो गिर जाते हैं और बहुत छिल जाता है, पैर मुड़ जाता है, टूट जाता है, ऐसी जो है फ्रैक्चर और इंजरीज के बारे में जानोगे। और जो है स्पेशली आप जानोगे कि भैया ये ऐसी बॉडी अगर बनानी है तुमने तो उस सब वो किस पे डिपेंड करती है। ऐसी अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, ऐसी स्पीड चाहिए आपको बेहतरीन सी, तो वो सब कैसे होगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारे मसल्स जो है हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे हमारे बहुत फुर्तीले हो जाएंगे, हम स्पीड बहुत आ जाएगी, हमारी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी बॉडी। क्या वो तरीके हैं जिससे हम अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, स्पीड ला सकते हैं और इंड्योरेंस ला सकते हैं। ये 5 चीजों के बारे में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में, फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट। भर भर के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में, लॉन्ग वाले। सीधा इस चैप्टर से पहला टॉपिक पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला स्ट्रेंथ, ताकत, दूसरा स्पीड जो है तेजी हो गई, तीसरा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, चौथा हो गया एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता, आपकी कितनी देर तक आप जो है थकावट के बाद भी जो है रनिंग कर सकते हो, फील्ड पे रहकर खेल सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो। देखो आप प्लेयर्स को देखते हो, वो नहीं थकते क्या? 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक मैचेस चलते रहते हैं, स्टैंडिंग देयर। और हम वहाँ भैया खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खा रहे हैं टीवी के आगे, तब भी थक जाते हैं। और वहाँ हमारे एथलीट्स दिन से शुरू हुआ हुआ मैच रात तक चल जाता है, वो वहाँ खड़े होकर खेलते रहते। क्यों? क्योंकि उनकी इंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये सब चीज़ें ही है जो उन्होंने ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती हैं, बहुत मेहनत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाके ये सब चीज़ें मिलती है। ये सब चीज़ें फिजिकल फैक्टर बॉडी में आती है। तो जो आपका आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें आप जानोगे ये सब कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस से। यहाँ आप जानोगे बॉडी कैसी होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ भी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, स्पीड भी हो और एंड्योरेंस भी हो। समझ गए? अब पहला टॉपिक आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या? ताकत। तो ताकत होने के लिए पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है साइज ऑफ द मसल। अब भैया जितने बड़े बड़े मसल होंगे, डायरेक्ट बात है, उतनी ज्यादा साइज में आपकी जो है, साइज ऑफ मसल जितना बड़ा उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ। ये किसी के बड़े बड़े ऐसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स होंगे तो वो एक मुक्का मारेगा तो सामने वाला तो भाई गया, वही कोई पतला सा हाथ का एक मुक्का मारेगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द साइज। तो भैया इस भैया का जो है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इनके साइज मसल का बहुत ज्यादा है। एज लार्जर बिगर मसल प्रोड्यूस मोर फोर्स, क्योंकि बड़े बड़े मसल्स जो है ज्यादा फोर्स लगाते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग द साइज ऑफ मसल कैन बी इंक्रीज। अलग अलग ट्रेनिंग करके हम साइज ऑफ मसल्स इन भैया जैसा भी बना सकते हैं। वो ट्रेनिंग वाला चैप्टर 10 में पढ़ोगे कि क्या ट्रेनिंग होती है, ठीक है जी। साइज ऑफ द मसल, सबसे पहले नोट्स बनाते रहो जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन लाइव चैट को चैटिंग करने के लिए यूज नहीं करना है, रिटन के लिए यूज करना है, रिटन प्रैक्टिस के लिए। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ में आता है सबसे पहले साइज ऑफ द मसल। उसके बाद आता है मसल का कॉम्पोजिशन, की मसल के अंदर क्या मांजरा चल रहा है। जैसे कि देखो आप, जो हमारा मसल होता है, मसल में 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक सफेद एक लाल। जो सफेद फाइबर होते हैं, व्हाइट फाइबर, उन्हें फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं, और जो लाल फाइबर होते हैं उन्हें स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। ये तुम कोई बूस्ट और कॉम्प्लान पी के ये सब नहीं अपने अंदर जनरेट कर सकते हो, ये जो है पैदाइशी हमारे अंदर होता है, जेनेटिकली होते हैं। फास्ट ट्विच कितने होंगे, स्लो ट्विच कितने होंगे, वो हमारे को पैदा होते ही मसल में होते हैं। दो मसल जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होता है, व्हाइट वाला फाइबर जिसमें ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। तो अगर आपकी बॉडी में चेकअप कराओ, पता चले फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा है, मतलब आप में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये वाली फोटो देख लो, फास्ट ट्विच फाइबर क्या है, बहुत ये इंपॉर्टेंट होंगे, प्रोड्यूस मोर फोर्स, ठीक है, ये ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो स्लो ट्विच फाइबर है ये प्रोड्यूस लेस फोर्स, ठीक है जी, समझ गए। अगला आता है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। ये सब स्ट्रेंथ के हैं। ताकतवर कौन होगा? पहला जिसके मसल स्ट्रांग होंगे, दूसरा जिसकी बॉडी के अंदर व्हाइट वाले जो फाइबर है ना वो होंगे, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब क्या? जो ब्रेन कनेक्शन होता है ना नर्व्स का आपके मसल्स के साथ में, ब्रेन ने मेरे को जो है
जो है वो दिया, सिग्नल दिया कि ये जो है ना एक जोर की पंच लगाऊं मैं पंचिंग बैग के ऊपर, तो भाई जितनी तेज मेरी नर्व इंपल्स होगी उतना तेज जो है मैं फोर्स एक्सर्ट कर पाऊंगी। अ मसल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स, जैसे आपने बचपन में 6, 7 क्लास 8 में हमने जो है अपने साइंस में भी पढ़ी है ये चीज़ कि कैसे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से सिग्नल्स देता है फिंगर्स को, हैंड को, मसल्स को, सबको कि ये करना है ये करना है, ठीक है। वो एक डायग्राम, वो रिफ्लेक्स एक्शन वाला हम देखते थे जिसमें फिंगर जैसे आप अपनी कैंडल की फ्लेम पे रखोगे तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में हम हाथ पीछे कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? ये सब हमारा ब्रेन का कमाल है, वो इतने बढ़िया बढ़िया सिग्नल देते हैं। तो जिसका ब्रेन अच्छा खासा नर्वस सिस्टम चल रहा है, नर्व इंपल्स जिसकी स्ट्रांग होगी, वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सर्ट कर पाता है। अब मसल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स, मसल में मोटर यूनिट्स होती है। द टोटल फोर्स ऑफ मसल डिपेंड अपॉन कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट, जितनी जोर की आपको फोर्स एक्सर्ट करनी है, जितनी ज्यादा ताकत चाहिए उतनी ज्यादा मोटर यूनिट चाहिए। और ज्यादा मोटर यूनिट कैसे आएगी? जब दिमाग ज्यादा मोटर यूनिट देने का सिग्नल देगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल डिपेंड ऑन द मोटर यूनिट बीइंग कंप्रेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी वेट का ऑब्वियस है, ये भी पॉजिटिव रिलेशन है। कोई भारी भरकम इंसान होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से पिटाई कर सकता है सामने वाले की, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बहुत पतला सा कोई भैया 40 किलो का इंसान है, कोई 90 किलो का, ऑब्वियसली 90 किलो वाले में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइज ऑफ जो होता है आपका वेट जो है, सॉरी, जो आपका भार वजन है वो भी ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर आता है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ। द इंडिविजुअल जो हैवियर होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन दोज हु आर लाइटर इन वेट, ठीक है जी। अब कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रेंथ, ताकत का फैक्टर्स। बॉडी वेट पढ़ा, नर्वस सिस्टम की इंटेंसिटी, नर्व इंपल्स की, मसल का कॉम्पोजिशन और साइज ऑफ मसल, 4 पढ़ लिए। 1 2 3 4 बस बहुत है, ठीक है। अब पढ़ते हैं द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, तेजी फुर्ती होने के लिए बॉडी में क्या, भागो, स्प्रिंट रेसेस करो, बढ़िया। उसके लिए क्या चाहिए आपको? फिर से आते हैं ये सफेद और लाल वाले फाइबर पे। अगर आपको अपनी बॉडी में फुर्ती चाहिए, तेजी चाहिए, तो भी आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट फाइबर्स होने चाहिए। जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उन्हें तो फास्ट ट्विच फाइबर्स ही कहते हैं, और जो रेड फाइबर्स होते हैं उन्हें स्लो ट्विच फाइबर कहते हैं। तो इफ यू वांट कि आपकी बॉडी बहुत फुर्तीली हो, तो भाई ये आपकी बॉडी में व्हाइट ट्विच फाइबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहला, जो लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, बड़े बड़े रनर्स को आप सोचो, तो ऑब्वियसली उनके जो मसल कॉम्पोजिशन है उसमें फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते होंगे, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ अगर होगी तो स्पीड तेज होगी। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? देखो, इट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। फॉर वेरी क्विक एक्सप्लोसिव मूवमेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। द रिलेटेड प्रपोर्शन ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर डिटरमाइंस द मैक्सिमम स्पीड विद विच मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि क्या है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ? मतलब क्या, सडनली आपको, जैसे स्प्रिंट रेसेस होती है तो एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोड करना, मतलब जोर की एकदम से ऐसे एक्सप्लोजन होता है ना जैसे, वैसे ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है कि स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्योंकि जब आप भागते हो तो शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है, तो एकदम से सडनली अगर आपको शरीर की बहुत तेज एनर्जी यूज करनी है तो वो क्या होगी? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की उसमें जरूरत है। जिसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं होगी वो ज्यादा फुर्तीले नहीं होंगे। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करने की अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। जिनकी बॉडी लचीली नहीं होती, फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो तेज़ नहीं। अब रही है फ्लेक्सिबल बॉडी है, लेग्स एकदम से बढ़िया तरीके से मूव कर रही है, हैंड और लेग का कोऑर्डिनेशन बढ़िया, आप बहुत तेज़ी से अच्छे से भाग पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आया इसमें बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। अब जब आप दौड़ रहे हो, जब आप भाग रहे हो, तो बॉडी की बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। तो अगर एनर्जी का रिजर्व सिस्टम अच्छा है, अंदर ऑक्सीजन वगैरह सब अच्छे से, एनर्जी रिजर्व बढ़िया है, तो आप तेज़ तक भाग पाओगे ज्यादा देर तक। वरना क्या है, आप थक जाओगे और आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अगर स्पीड तेज रखनी है तो बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर बहुत जरूरी है। लिखा है इसमें, मसल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हाई रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर मैक्सिमम स्पीड परफॉर्मेंस। अगर ज्यादा भागना है, तेज भागना है, ज्यादा देर तक भागना है तेज, तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए एटीपी का और सीपी का स्टोर जो है वो इनफ होना चाहिए। अगर एटीपी और सीपी का स्टोर लेस हो जाता है तो भाई आपकी स्पीड फिर धीरे होने लगेगी शॉर्ट टाइम के अंदर ही, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है जब भी कोई स्प्रिंट रेसेस हो, जब भी कोई रेसेस हो ऐसी जिसमें बहुत लंबी देर तक दौड़ लगानी हो, लंबी तेज की, तो भाई उस एथलीट का एटीपी एंड सीपी स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा स्पीड का। स्पीड के हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े। अगर बॉडी में स्पीड चाहिए तो मसल कॉम्पोजिशन में वाइट फाइबर होने चाहिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होने चाहिए, थर्ड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बॉडी, एंड फोर्थ बायोकेमिकल रिजर्व में एटीपी एंड सीपी जो है अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी, तो मसल की स्ट्रेंथ, आपके मसल अगर कमजोर होंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी। इनफैक्ट वीक मसल तो भैया आपको ज़्यादा, अगर वीक मसल्स के साथ आप फ्लेक्सिबल मूवमेंट करोगे तो चोट लगने का भी खतरा रहता है कि भैया कुछ खिंचाव हो जाए आपकी जो है मसल्स के अंदर। बट जिसके मसल स्ट्रांग होते हैं उसकी बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वीक मसल कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर हायर रेंज ऑफ मूवमेंट। वीक मसल होंगे तो आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे। मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल, देयरफॉर इट कैन इनहैंस फ्लेक्सिबिलिटी। तो भाई जो जो मसल को स्ट्रेंथ कर लेते हैं अपने, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट, जॉइंट का स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये एल्बो में जॉइंट होता है, नी में जॉइंट होता है, इस जॉइंट के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। सम ऑफ द जॉइंट्स इंट्रिंसिकली हैव ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे जो होता है हमारे शोल्डर का, इसमें बहुत ज़्यादा मोशन हो सकता है, आप इसको सबसे अच्छे तरीके से मूव कर सकते हो। तो जॉइंट स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एज एंड जेंडर पे फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है फ्लेक्सिबिलिटी घटती रहती है। बच्चों को देखा कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे वो करतब करते रहते हैं, हम बड़े कितने करतब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इवन जो है फीमेल्स को भी ज्यादा फ्लेक्सिबल कहा जाता है मेल से, लड़कियों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट, लास्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर, इंटरनल एनवायरनमेंट। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन एथलीट इन्फ्लुएंसेस द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती है। सो यू हैव टू लर्न इट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी के तो 4-5 हमने पढ़ लिए। सबसे पहला स्ट्रेंथ, अगर मसल में तो फ्लेक्सिबल होगी बॉडी, जॉइंट का स्ट्रक्चर, एज, जेंडर एंड जो है इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू कंटिन्यू डिस्पाइट फैटीग और डिफिकल्ट कंडीशन। जैसे आप दौड़ रहे हो, बहुत लंबी रेस में दौड़ रहे हो, तो आपको फैटीग हो रहा है, थकावट हो रही है, बट तब भी आप भाग रहे हो उसी तेज स्पीड में, दैट मीन्स आपका एंड्योरेंस हाई है। ये क्या है कि आपको थकान होने के बावजूद आप उस टास्क को कंटिन्यू करो ग्रेट स्पीड में के अंदर, उसको हम एंड्योरेंस कहेंगे। ठीक है, तो एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता की, थकान ना हो आपको, यू कैन कंटिन्यू द वर्क, तो उसको जो है हम एंड्योरेंस कहते हैं। अब एंड्योरेंस किस में होती है, तो जिसका ऑक्सीजन अपटेक अच्छा होता है उसमें एंड्योरेंस होती है। ऑक्सीजन अपटेक मतलब इट इज हाईएस्ट रेट एट विच ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप एंड कंज्यूम्ड बाय द हार्ट पर मिनट। यानी कि देखो, ज्यादा अगर आपको चाहिए ना, आपको थकान ना हो, तो आपका ऑक्सीजन अच्छे से बॉडी में जानी चाहिए। ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जाएगी और साथ में कंज्यूम हो रही होगी तो भाई आपको थकान होगी। अगर ऑक्सीजन अच्छे खासी हर बॉडी तक पहुंच रहा है आपकी और साथ ही के साथ कंज्यूम हो रही है तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो अगर एंड्योरेंस अच्छी चाहिए तो ऑक्सीजन अपटेक अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए और उसे कंज्यूम कर ले हार्ट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट मतलब क्या, 1 मिनट में हार्ट हमारा कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये कार्डियक आउटपुट होता है। अगर कार्डियक आउटपुट अच्छा होगा, यानी कि ज़्यादा लीटर ऑफ ब्लड जो है, अगर हमारा ब्लड जो हार्ट है वो पंप करेगा तो आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी, एंड्योरेंस आपकी बढ़ेगी। अगर कार्डियक आउटपुट लो होता है, यानी कि ज़्यादा लीटर ऑफ ब्लड हार्ट एक पंप में नहीं कर पा रहा है, जो है अपना पंप नहीं कर पा रहा है, तो फिर थोड़ा एंड्योरेंस कम हो जाता है। तो कार्डियक आउटपुट अच्छा होना चाहिए। एनर्जीज रिजर्व्स, एनर्जी रिजर्व जो होते हैं ना, जो हमारे बायोकेमिकल रिजर्व होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे एटीपी एंड सीपी मैंने आपको बताया, तो एक्टिविटीज डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन को ज्यादा एनर्जी के रिजर्व चाहिए होते हैं। इन सच केसेस एक्यूमुलेटेड फैट्स द टिश्यूज आर यूज्ड एज फ्यूल्स। तो जो फैट्स होता है ना हमारी बॉडी का, उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, करते हम नहीं करते, हमारी बॉडी करती है। इट डिपेंड्स ऑन द मसल ग्लाइकोजन एंड शुगर लेवल प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो मसल के ग्लाइकोजन शुगर लेवल जो बॉडी में होता है उस पर एनर्जी रिजर्व डिपेंड करते हैं। तो अगर अच्छा एनर्जी रिजर्व होगा तो आपको थकान नहीं होगी एंड यू कैन कंटिन्यू द गिवन टास्क। दिस कैन बी एनहांस बाय ट्रेनिंग। तो एंड्योरेंस जो है आप डेफिनेटली ट्रेनिंग से एनहांस कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने एंड्योरेंस के पढ़ लिए, एनर्जी रिजर्व, कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन इनटेक, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप ये देखो, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस अगर अच्छी होगी तो अच्छी एंड्योरेंस होगी। मूवमेंट इकोनॉमी, मूवमेंट इकोनॉमी मतलब क्या हुआ गाइस, कि आप अपने जो है एनर्जी को इकोनॉमिकली यूज कर रहे हो। मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है। ठीक है, तो आप अगर आप अपनी एनर्जी को इकोनॉमिकली यूज करो, मूवमेंट इकोनॉमी बनाना भी एथलीट को सीखना पड़ता है। ये नहीं स्टार्टिंग में बहुत सारी एनर्जी यूज कर ली एंड फिर बीच रेस में जाके थकावट हो जाए। तो एक मूवमेंट इकोनॉमी होनी चाहिए। इस मूवमेंट में रहना चाहिए कि थ्रू आउट द टास्क आप अपना कंप्लीट कर पाओ सही स्पीड पे। अब कई बार रेसेस में क्या हुआ कि आपने स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़े और फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा थक जाओगे। तो मूवमेंट इकोनॉमी बना के रहना अच्छी बात होती है। मसल कॉम्पोजिशन, जब भी मसल कॉम्पोजिशन आए तो मतलब वही फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर। अब बताओ मुझे, एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए कौन से वाले फाइबर होने चाहिए, फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच, ये तुम्हारा होमवर्क
जाओगे, ठीक है। तो भैया हमारा एंड्योरेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन इनटेक पे, ट्रांसपोर्ट पे, अपटेक पे, ठीक है। बेसिकली इसको कहते हैं हम एरोबिक कैपेसिटी पे, कि सांस जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है अगर बढ़िया काम कर रहा है तो आप में ज़्यादा एंड्योरेंस होगी। एनर्जी रिजर्व में, बायोलैक्टिक एसिड टॉलरेंस पे, मूवमेंट इकोनॉमी पे और मसल कॉम्पोजिशन पे हमारा टॉलरेंस डिपेंड करता है। तो विद दिस टॉलरेंस वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब क्या, जैसे हम देख रहे हैं वहाँ से हमारे मसल जो हो गए, अब अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे उसका मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट, आप खुद सोचो। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, बॉडी बन जाएगी। एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ बन जाएगी। यही बातें आपको इंग्लिश में लिखनी है। तो रेगुलर एक्सरसाइज इफेक्ट्स ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम, क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इधर लॉन्ग हो जाएंगे इधर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो है बहुत अलग अलग चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हो। देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ, तुम इन्हें खुद भी इंक्रीज करके रख सकते हो। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ मसल, बहुत डंबल वंबल आप करोगे, ठीक है, बहुत अच्छे खासी वेट ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा, मसल्स बढ़िया हो जाएंगे। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, एक तो शेप तो बदलेगा ही, बाइसेप्स वगैरह जो है इंक्रीज हो जाएंगे, शेप तो बदलेगा ही, शेप के साथ में स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी बॉडी के अंदर की, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाएगा, बोन और जॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी साउंड बॉडी हो जाएगी, डिलेज फैटिग, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, स्टेमिना बिल्ड होगा तो थकावट नहीं होगी। हेल्पफुल इन ओल्ड एज, अगर आप एक्सरसाइज करते चलोगे तो बुढ़ापे की बहुत सारी ओल्ड एज की बीमारियों से आप बच सकते हो, तब आपके मसल्स जॉइंट्स वगैरह में ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 फायदे हैं आपके जो है 7 नहीं 8 हैं आपके एक्सरसाइज करने के आपके मस्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। अब इन्हें डिटेल में पढ़ाती हूँ आपको। तो हम क्या पढ़े हैं, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। पहला क्या आया, साइज एंड शेप ऑफ मसल चेंजेस। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। पढ़ो। तो साइज एंड शेप ऑफ मसल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइजेस चेंजेस द साइज ऑफ द मसल, cells of the muscle are enlarged with changes the shape and size of the muscle। तो क्यों एक्सरसाइज करने से हमारे जो है ये बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्यों हर मसल क्यों जो है शेप चेंज होगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो सेल्स होते हैं ना मसल्स के वो एनलार्ज हो जाते हैं। अब सेल्स बड़े होंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो है मसल के शेप में भी चेंज आएगी, ठीक है। करेक्ट बॉडी पोस्चर, जब आप एक्सरसाइज करोगे बॉडी का पोस्चर सही होगा। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा बाउ लेग्स और जो है वो हो गई, इसका आपने अलग अलग डिजीज के बारे में, डिफॉर्मिटी के बारे में पढ़ा, सॉरी, काइफोसिस और वो जो है आपकी लॉर्डोसिस, वो सब क्यों हो रहा है, पोस्चर अच्छा नहीं है। एक्सरसाइज करोगे बॉडी का पोस्चर अच्छा हो जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज कीप द पोस्चर ऑफ द बॉडी बाय स्ट्रेंथनिंग द मसल। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होंगी नहीं, ये फ्लैट फुट, बाउ लेग, नॉक नीज, राउंड शोल्डर, ये होंगे ही नहीं अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। फिजिकल डिफॉर्मिटी अगर है भी तो वो करेक्ट एक्सरसाइज से रिमूव भी हो जाएगी। फूड स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है, आपके पेट में खाना स्टोर करने की, तो फूड स्टोरेज करने की जो बॉडी की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इन द बॉडी द फूड स्टोरेज इन द बॉडी कैन बी एनहांस बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। और फूड स्टोरेज अगर कैपेसिटी अच्छी होगी तो आपकी एंड्योरेंस भी तेज होगी, आपको स्पीड भी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी है बॉडी में तो आप एंड्योरेंस भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। दिस स्टोर्ड फूड कैन बी इमीडिएटली यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। टोन्ड मसल, बड़ी अच्छी खासी आप देखते हो कि कोई इंसान बिल्कुल जिम ना जाते हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, और वो जब 2-3 महीने अच्छे तरीके से जिम करेंगे तो यू कैन सी द चेंजेस इन देयर बॉडी, बिल्कुल टोन्ड बॉडी हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया सी, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन कीपिंग द मसल टोन्ड। मसल चीज होती है चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज, तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे 6 बता दिया, 4 to 5 आप लर्न कर लेना क्या क्या चेंजेस हुए। साइज एंड शेप बदल जाता है मसल्स का, बॉडी पोस्चर अच्छा हो जाता है, फूड स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है, टोन्ड मसल, एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ मसल, चेंज इन कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। बढ़िया बढ़िया इफेक्ट है जी। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा हार्ट और जो है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है उस पे एक्सरसाइज का क्या फ़र्क पड़ता है, तो बहुत बढ़िया फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, इससे इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। When we perform regular exercise, the muscle of the heart का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इनफैक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल अटैप्स टू ग्रेटर एक्सटेंट। सेकंड क्या होता है आपका एक्सरसाइज करने का जो है आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेज द रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है। इफ अ 10-week ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गिवन टू एन इंडिविजुअल जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है, आफ्टर दिस ट्रेनिंग द रेट मे बी अप टू
10 बीट्स पर मिनट। समझ रहे हो, ट्रेनिंग के बाद इतना ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं, मे बी रिड्यूस अप टू 10 बीट्स पर मिनट, यानी कि 62 हो जाएगा। आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज द हार्ट रेट फाइनली बिकम्स एफिशिएंट, इट डज नॉट रिक्वायर टू बीट क्विकली टू सप्लाई ब्लड टू द बॉडी एट अ रेस्ट। ठीक है, तो रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो कितनी बार आपके हार्ट को बीट करना पड़ रहा है टू पंप ब्लड, तो वो जैसे वैसे होता है 72 बीट्स पर मिनट। बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो वो 72 बीट्स पर मिनट से थोड़ा कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे 10 कम हो गया, 62 बीट्स पर मिनट हो गया। जितना कम आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होगा उतना बढ़िया आपकी जो है रेगुलर एक्सरसाइज से उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, मतलब हार्ट को कम बार जो है बीट करना पड़े बट पंप ब्लड वो उतना ही कर रही है। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार पंप करने पे ना, एक बार स्ट्रोक होने पे कितना लीटर ऑफ ब्लड जो है हार्ट पंप कर रहा है। ठीक है, एट रेस्ट मोमेंट पे, जब आप भाग दौड़ नहीं रहे हो। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बारी में ब्लड कितना पंप हो रहा है हार्ट, वो भी इंक्रीज होता है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट होती है वो 50 to 70 ml पर बीट होती है, यानी कि एक बार जब हमारा बीट हुआ हार्ट 50 से 70 ml जो है वो ट्रेन इंडिविजुअल का हार्ट पंप करता है ब्लड। ठीक है, जो ट्रेंड होते हैं उनका 70 to 90, और जो बहुत बढ़िया ट्रेन हो जाते हैं, जो एंड्योरेंस इन एथलीट में बहुत बढ़ जाती है, तो 90 से 110 ml तक ब्लड जो है वो बीट हो जाता है, वो पर बीट पे जो है उनको ट्रांसफर कर पाता है हमारा हार्ट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़िया हो जाता है हमारा जब हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अनट्रेन्ड इंडिविजुअल का कार्डियक आउटपुट 14 से 20 लीटर पर मिनट होता है, बट जो है जो ट्रेन होते हैं उनके 25 से 35 लीटर हो जाता है, और जिनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिली हो वो 40 लीटर तक जो है उनका जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर सकता है विद इन अ मिनट। तो ये जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा आपका जो है हार्ट ब्लड को पंप करेगा, और फिर जब आप भाग रहे होगे, खेल रहे होगे, दौड़ रहे होगे तो आपका हार्ट उतना ही अच्छे से वर्क करेगा। तो इसलिए एक्सरसाइज करने का बहुत अच्छा सिस्टम इफेक्ट रहता है आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन रिस्पॉन्स टू द नीड टू सप्लाई द मसल विद मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, द बॉडी इंक्रीजेज इट्स नंबर ऑफ कैपिलरीज। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो बॉडी कैपिलरीज को इंक्रीज कर देती है, और जो एग्जिस्टिंग कैपिलरीज होती है वो वाइड हो जाती है, वो अच्छे से खुल जाती हैं, तो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो क्या होता है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। कैपिलरीज भी बढ़ गई जो हमारा प्योर ब्लड लेके जाती हैं, और साथ ही के साथ में वो वाइड हो गई कि अच्छे से फिर ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसफर होगा। और फिर जब आप खेल रहे होगे, कोई भी फिजिकली आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो अपने, आप कोई बैडमिंटन मैच में आप रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपने एक्सरसाइज करी और आपका जो है ब्लड फ्लो अच्छा है तो आपको थकावट नहीं होगी। ठीक है, चलो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेज ब्लड प्रेशर तो बाय अप टू 10 mmHg एट रेस्ट। तो भाई अगर आपका ब्लड प्रेशर है ना वो भी डिक्रीज होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो वॉल्यूम हो जाए ना वो बढ़िया हो जाता है। इनफैक्ट देयर इज इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम विच इन टर्न इनहेंसेज द ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड में प्लाज्मा बढ़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करो। इन एडिशन द बॉडी प्रोड्यूसेज अ ग्रेट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आरबीसी बढ़ते हैं, प्लाज्मा बढ़ता है, इससे आरबीसी से तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया हो जाती है हेवी एक्सरसाइज के दौरान, और प्लाज्मा ब्लड की क्वांटिटी इंक्रीज करता है। तो ये बहुत फायदे होते हैं हमारे एक्सरसाइज करने के हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी। तो इसका सबसे पहले इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम जरूर लिखना, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर जरूर लिखना। ठीक है, उसके बाद आप लिखना ये वाला हमारा जो है, उसके बाद यहाँ से लिखना आप अपना स्टार्ट करना ये वाला डिक्रीजिंग रेस्ट हार्ट रेट हो गया, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट, ये सब मेंशन करते रहना। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा एक न्यू एड टॉपिक हुआ है, वो है एजिंग का प्रोसेस, कि एजिंग क्या होता है और एजिंग होने पे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि बुढ़ापा आते आते जब हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या क्या चेंजेस हमारे में आते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्डर, हम इससे कोई भी बच नहीं सकता है। इट रिप्रेजेंट एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन पर्सन ओवर टाइम। एजिंग मतलब क्या है, जो चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं ओवर अ टाइम। एजिंग इन ह्यूमन रेफर्स टू मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। एजिंग एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसलिए हमारी फिजिकल बॉडी में ही चेंजेस आते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है। अभी हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस जानेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी में क्या चेंज आते हैं। चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, मसल का साइज और स्ट्रेंथ चेंज होता है। चेंजेस
इन मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, चेंज हो जाती है बोन डेंसिटी, लो होती है बोन डेंसिटी, चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम, चेंजेस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो हर एक बॉडी चेंज होती रहती है, हमारा जो बॉडी है उसमें चेंज आते रहते हैं जैसे जैसे हमारी एजिंग होती रहती है, जैसे जैसे हमारी जो है उम्र बढ़ती रहती है। तो इनको डिटेल में भी आई विल ऑर्गेनाइज इन द PDF स्लाइड्स, ठीक है। अब आते हैं गाइस हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा आता है इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब हम इंजरीज क्या क्या होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। क्या नाम है हमारे इस चैप्टर का गाइस? इस चैप्टर का नाम है हमारा फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स इंजरीज हमें जो है CBSE ने क्या क्या बताई है, हमें पढ़ना है कॉन्ट्यूजन, अब्रेजन, लैसरेशन, इंसिशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है फील्ड पे खेलते समय जो हमारे एथलीट्स होते हैं उन्हें जो है इंजरी हो सकती है। तो आज आप इंजरीज के बारे में जानोगे। ये इंजरीज 3 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं, जो आप कह सकते हो कि जिसमें टिश्यूज को जो है नुकसान पहुंचता है। इसमें कॉन्ट्यूजन, स्पेन, स्ट्रेन, एब्रेशन, इंसिशन आता है। फिर आती है बोन इंजरी जिसमें हम फ्रैक्चर्स को दिखते हैं, और कुछ जॉइंट इंजरीज भी आती है जिसमें जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, जैसे शोल्डर डिसलोकेशन एंड ऑल दैट, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं। तो आप पहली स्पोर्ट्स इंजरी पढ़ते हैं जो है अब्रेशन। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं छिल जाना। कभी कभी बचपन में हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम बाहर खेलने गए सड़क पे, एकदम से दौड़ते दौड़ते गिर गए और थोड़ा सा हम ऐसे गिरते समय जो है हमारा घुटना छिल गया, एल्बो छिल गई। क्यों होता है वो छिलसा क्यों जाता है, खून में निकलता है क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस था जिससे हम जो है हिट करे हैं वो कैसा होता है, वो रफ सरफेस होता है, और उस पे जो है हमारा जो है उस पे मूवमेंट होने की वजह से, उस पे रब होने की वजह से जो हमारी अपर लेयर होती है स्किन की, जिसे एपिडर्मिस बोला जाता है, वो छिल जाती है, ठीक है। तो अब्रेशन बहुत ही कॉमन है स्पोर्ट्स फील्ड के ऊपर। कभी भी जो है जैसे गिर गए जो है आप मानो ग्राउंड पे, और तब हो सकता है, तो काफी कॉमन है ये अब्रेशन। अब्रेशन क्या हुआ? छिल जाना। जैसे ये देखो घुटना छिल गया यहाँ पे, ठीक है। समझ गए अब्रेशन? चलो अब्रेशन मतलब छिल जाना, याद रख लो। डन। इसको कॉजेज समझ में आ गए आपके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कॉन्ट्यूजन पे। कॉन्ट्यूजन कैसी इंजरी होती है? कॉन्ट्यूजन ऐसी इंजरी होती है जहां पे डायरेक्ट हिट होती है। कॉन्ट्यूजन एक मसल इंजरी होती है जब भी कोई डायरेक्ट हिट होता है, यानी कि ये भाई आप किसी ने आपको बॉल मारा था, कोई बॉल आके सीधा आपके मत्थे पे लग गई बहुत जोर की, और क्या होता है कॉन्ट्यूजन से नील पड़ जाता है। कॉन्ट्यूजन में हमेशा क्या होता है, नील टाइप पड़ जाता है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें से ब्लड बाहर आके बाहर जमा हो जाता है। इट इज अ डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ऐसा नहीं है खाली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे ऐसा भी हो सकता है, आप किसी चीज से जोर से आपकी टक्कर लग गई किसी चीज से, तो भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नेचुरल टू हैव स्वेलिंग एंड स्टिफनेस ऑन द अफेक्टेड एरिया। कई बार जहाँ पे नील पड़ता है वहाँ पे स्वेलिंग भी आ सकती है, स्टिफनेस भी हो सकती है जहाँ पे कॉन्ट्यूजन होता है। बॉक्सिंग में, हॉकी में, रेसलिंग में और कबड्डी में ऐसा होने का खतरा रहता है। अगर किसी को ये कॉन्ट्यूजन हो जाए, नील पड़ जाए, तो अप्लाई अ कंप्रेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर। आइस और कोल्ड वाटर लगाना है। कंटिन्यू आइस मसाज 2 to 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स अ डे। आफ्टर 3 days अप्लाई हीट इंस्टेड ऑफ आइस मसाज एंड मसाज जेंटली टू रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है। तो इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है कॉन्ट्यूजन में, ठीक है। जैसे है यू कैन सी कॉन्ट्यूजन ऐसे नील सा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं अगले पे जो है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन होती है लिगामेंट की इंजरी। स्प्रेन और स्ट्रेन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लर्न दिस डेफिनेशन, वेरी इजी वन। स्प्रेन होती है लिगामेंट की इंजरी। इट में अगर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट, अगर हमारा लिगामेंट स्ट्रेच हो जाए ओवर या टीयर हो जाए तो हो सकती है ये। जनरली जो स्प्रेन है वो कहाँ होता है, रिस्ट में हो सकता है, जॉइंट में हो सकता है, एंकल जॉइंट में हो सकता है। इन सच इंजरी स्वेलिंग भी हो सकती है, सीवियर पेन भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके कॉमन सिम्टम है। अगर स्प्रेन को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो जब हम कहते हैं भैया मोच आ गई, पैर चलते चलते जा रहे थे, एकदम से पैर क्या हो गया, पैर मुड़ गया और क्या आ गई, पैर में मोच आ गई। इसमें लिगामेंट जो है वो हमारा लिगामेंट जो है वो लिगामेंट हमारा स्ट्रेच हो जाता है या टीयर हो जाता है। समझ गए आप? ये होता है आपका स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन समझ गए। अब आते हैं हम स्ट्रेन पे। अब स्प्रेन का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है प्राइस। प्राइस क्या होता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। लाइट मसाज करो। इन केस ऑफ एंकल स्प्रेन, यानी कि एंकल अगर स्प्रेन हो गई हो तो बैंडेज लगा दो। इफ पेन स्टिल परसिस्ट, पेन बहुत होता है तो फिर भैया उसको जो है पेन किलर भी देनी पड़ती है इंजर्ड पर्सन को। नेक्स्ट आता है अब हमारा जिसे हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन एक मसल इंजरी होती है, मसल की इंजरी। मसल इंजरी होती है वो लिगामेंट इंजरी है स्प्रेन, ठीक है। मसल इंजरी क्या होता है इसमें? इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। जैसे कहते हैं ना मांस खिंच गया, मांस खिंच जाना, वो होता है स्प्रेन। क्या होता है अगर आपने अपने मसल के जो टेंडन्स होते हैं उस पर बहुत फोर्स एक्सर्ट कर दी तो उसमें ऐसा हो सकता है कि खिंचाव आ जाए। इट इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज या फिर आपको फोर्स स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल टेंडन कनेक्टिंग मसल टू बोन। स्ट्रेन ऑफन अकर इन द लोअर बैक।
लोअर बैक में हो सकता है, मास खिंच गया, ठीक है। बैक ऑफ द थाई में, ये देखो थाई की जो ये बैक होती है ना, यहाँ पे स्ट्रेन हो सकता है। मोस्ट सर्टनली ओवर स्ट्रेचिंग इन एथलीट्स, जिम्नास्टिक में होता है ये, जिसमें बहुत स्ट्रेचिंग करनी होती है ना तो खिंच जाता है मास, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में हो सकता है, ट्रैक पे हो सकता है, फील्ड पे हो सकता है, कॉजिंग टीयरिंग ऑफ काफ और हैमस्ट्रिंग भी इसमें, ये छोड़ो आप, ठीक है। तो भाई सब स्प्रेन क्या हो गया, स्प्रेन है हमारा लिगामेंट की इंजरी, स्प्रेन है हमारा मसल के टेंडन और मसल की इंजरी। तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ तुम्हें स्ट्रेन याद करने की। स्ट्रेन में टी आता है ना, STRAN स्ट्रेन, तो इसमें मसल टू बोन जो टेंडन होता है वो खिंच जाता है, ठीक है। और स्प्रेन क्या है, स्प्रेन में जो है लिगामेंट जो होता है ये लिगामेंट की इंजरी है। तो स्प्रेन है मोच आना और स्ट्रेन है मांस खिंच जाना, समझ। स्प्रेन है टीयरिंग ऑफ लिगामेंट एंड स्ट्रेन है टीयरिंग ऑफ टेंडन। MCQ में बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बार बार बता रही हूँ। इंसिशन, इनकेशन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ। तो इसे इनकेशन इज अ कट मेड इनटू टिश्यू ऑफ द बॉडी टू एक्सपोज अंडरलाइंग टिश्यू, बोन एंड ऑर्गन। अगर कोई बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से आपको डीप कट लग जाए ना, उसको हम कहते हैं इनकेशन, बहुत गहरा घाव हो जाए, ठीक है, शार्प नोकीली ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, इसके कॉज हो सकते हैं नाइफ से, रेजर से, कोई ग्लास पड़ा है, टूटा हुआ कांच पड़ा, उस पर आपका पैर रखा गया, उससे ये इनकेशन हो सकता है। द एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी खेल वेल हो रहा हो वहाँ कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो। अगर हो जाए तो वॉश करना चाहिए सोप से, उसके बाद क्लीन करना चाहिए फ्रेश टॉवल से, ड्रेसिंग अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट आता है लैकरेशन। लैकरेशन इज अ वुंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय टीयरिंग ऑफ सॉफ्ट बॉडी टिश्यू। जब बॉडी का सॉफ्ट टिश्यू जो है जब टीयर हो जाता है उसको हम कहते हैं लैसरेशन, ठीक है। तो जैसे हमारा वो था अब्रेशन, उसमें तो स्किन छिल गई थी ना, इसमें टिश्यू छिल जाता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम अपने फ्रैक्चर्स के बारे में। बोन में होते हैं, क्यों हो सकते हैं, गिरने से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं, वो अब हम पढ़ते हैं। पहला फ्रैक्चर जो हमें पढ़ना है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इन अ यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स। क्या होता है इसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, इसको आप दिख रहा है हमारे को। तो जब अगर बोन हल्की सी बेंड हो जाए, ये यंग छोटे बच्चों में होता है, सॉफ्ट बोन जब होती है तब होता है, ये बहुत कॉमन होते हैं, गिरने से हो जाता है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ये भैया बहुत खतरनाक फ्रैक्चर है जिसमें बोन चूरा चूरा होके टुकड़े टुकड़ों में हो जाती है, ठीक है। ये देखो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, चूरा चूरा हो जाती है, जिसमें वो है COMMINUTED, ये है इसकी स्पेलिंग, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद आपका आता है ट्रांसफर्स फ्रैक्चर, जब आपका जो बोन है वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे में टूट जाए, ठीक है, ऐसे टूट जाए, स्ट्रेट टूट जाए जब बोन, ये देख रहे हो ये बोन है और ये स्ट्रेट ऐसे यहाँ पे ये बहन यहाँ से ये टूट गई है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जब हो तो उसके कहते हैं हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। वरना अब ये क्यों होता है, जब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आपके बोन पे लगे तो होता है। प्रिवेंशन भी गिवन है, ट्रीटमेंट भी गिवन है। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर इज व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस द बोन, ठीक है। उसके बाद आता है ओब्लीक फ्रैक्चर। ओब्लीक फ्रैक्चर व्हेन ब्रेन, जो आपके ब्रेन थोड़ी आपकी जो बोन है वो डायगोनली टूट जाती है, जैसे इस फोटो में दिख रहा है डायगोनली टूट गई है। ये क्यों होता है, बाय एन इंजरी टू द बोन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, फॉल से हो सकता है, गिरने से, किसी भी चीज से हो सकता है ये आपका, ठीक है। अब इसको प्रिवेंशन के लिए आप अगर अच्छे कैल्शियम वाली रिच आपकी बोन होगी तो इस तरीके से आपकी बोन नहीं टूटेगी, कैल्शियम इंटेक अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इम्पैक्टेड। बोन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम टुगेदर बाय द फोर्स। ये भी खतरनाक है भाई साहब। क्या हुआ इसमें, बोन टूटी और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ऐसे ज्वाइन हो गए, जैसे ऐसे फिंगर इंटरलॉक्ड होती हैं वैसे ही ये बोन एक दूसरे के ऊपर ज्वाइन होकर थोड़ी सी इंटरलॉक हो गई। इसको हम बहुत खतरनाक फ्रैक्चर कहते हैं। द टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकर व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम टुगेदर, थोड़े से टूटे और आपस में चिपक गए पजल की तरह, ये बहुत खतरनाक होता है। इट इज मेनली कॉज व्हेन समवन फॉर्म फ्रॉम अ हाइट से गिरने से हो सकता है ये, और इसीलिए ये जो है बहुत खतरनाक फ्रैक्चर है। इसको जो है अब आप इसको समझ गए हो, ठीक है जी। तो हमने सारे टाइप के फ्रैक्चर पढ़ लिए हैं, एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं आएगा, पूछा जाएगा कौन सा फ्रैक्चर है, पहचानने को भी आ सकते हैं। अब एक बार मैं फोटो दिखा देती हूँ, सारे रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफर्स कौन सा फ्रैक्चर हो गया, चलो फर्स्ट से लेके सारे तक रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें जो है बोन जो है सॉफ्ट होती है और बोन हल्की से वो हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है कैसे हो गई, ये वाली बोन मुड़ गई है। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, बोन टुकड़े टुकड़ों में जो है टूट गई है, ये रहा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, बोन राइट एंगल पे जब टूट जाती है, ये हो गया। ओब्लीक फ्रैक्चर, जब बोन जो है डायगोनली टूट गई है। फिर आया आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर।
इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कौन सा हुआ, व्हेन वन बोन ड्रिवन इनटू अनदर, ऐसे इंटरलॉक हो गई है बोन। एक और है यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर, जहाँ पे ना बोन पे ऐसा हल्का सा क्रैक होता है ऑन द बोन, इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। आपको गिवन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, फिर भी बता दिया मैंने। जॉइंट इंजरीज पढ़ते हैं। जॉइंट क्या होता है, जॉइंट आपको पता है जैसे शोल्डर में जॉइंट है, नी में जॉइंट है आपके, और जो है एल्बो में जॉइंट है। तो जॉइंट इंजरीज भी काफी कॉमन है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। इसमें जैसे जॉइंट इंजरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉमन क्या है, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, भाई बॉल लग गई यहाँ पे, लोअर जॉ डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, जो शोल्डर जॉइंट होता है हमारा, ये डिसलोकेट हो जाना। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर बहुत जोर के अगर कोई गिर जाए तो यहाँ से हिप जॉइंट भी डिसलोकेट हो सकता है। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, रिस्ट भी डिसलोकेट हो सकती है। तो ये 4 टाइप के डिसलोकेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। विद दिस ये चैप्टर गाइस आपका कंप्लीट होता है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट।